ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अपन अगला टॉपिक देखते हैं, अपने 2 टॉपिक हो गए थे उधर, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं अपन एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है, गौर से सुनो। और ये पूरी ट्रिक बना दी हूँ आपको, 2 पॉइंट लिखना है, चाहे इंपोर्टेंट पूछे, चाहे फ्यूचर पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे मीनिंग पूछे, सब यहीं से बनी हुई है, ठीक है। तो अब एक्टिविटीज 2 देखो, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक, 2019 में फिर से आ सकता है, याद रखना। फिर लास्ट टाइम आया नहीं है ये, लास्ट टाइम व्यष्टि अर्थात और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आया 2 नंबर का, सुन रहे हो कि नहीं? मतलब 3 नंबर में आया था, क्योंकि 3 नंबर के भी आ रहे थे और 2 नंबर के भी आ रहे थे। तो कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में क्या आ गया था डिफरेंस, ठीक है। ओके, सुन रहे हो कि नहीं? चलो अब अपन लोग देखते हैं सबसे पहले ये एक्टिविटीज क्या होती है। एक्टिविटीज का मतलब होता है किसी काम को क्या करना या कोई कार्य करना, उसको एक प्रकार की क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखते हैं 2 प्रकार की हमको यहाँ पर क्रियाएं देखने को मिलेगी। एक होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है अनार्थिक क्रिया। मैं आर्थिक क्रिया को आपको अर्थ बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो धन से संबंधित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। किसी कोई डाउट? आर्थिक क्रिया क्या होती है, फिर से सुनना। अरे यार, धन से संबंधित बात खत्म। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, गौर सुनो। आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य धन कमाना होता है, और जो मुद्रा से संबंधित होती है उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। जैसे एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है, बदले में पैसे लेता है। एक टीचर पढ़ाता है और बदले में पैसे लेता है। एक फार्मर अनाज उगाता है और अनाज देकर क्या लेता है, पैसे लेता है। तो ये सब क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया। अब अनार्थिक क्रिया क्या है, जस्ट इसका उल्टा। अनार्थिक क्रिया वो होती ऐसी क्रिया जो धन से संबंधित नहीं होती है, जो अर्थ से संबंधित नहीं होती है। यह समाज की सेवा से, निःशुल्क सेवा से संबंधित होती है, लोगों की भावनाओं से संबंधित होती है। इस क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो ऐसी क्रिया जो आर्थिक क्रिया नहीं होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जो धन से संबंधित नहीं होती है, इन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि लव, इमोशन, फ्रेंडशिप, स्नेह, भावना, मित्रता इत्यादि। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं उसका संबंध वेल्थ से, मनी से नहीं होता, उसे कहते हैं अनार्थिक क्रिया। अब मीनिंग समझ में आई? ठीक है, पक्का। एक धन से संबंधित और एक धन से संबंधित नहीं, भावनाओं से संबंधित, स्नेह से संबंधित, इमोशन से संबंधित। इज दैट क्लियर? अब आगे इसकी इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं अपन, ठीक है। एक्टिविटीज 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। अब फर्स्ट में अपन देखते हैं मीनिंग, क्या लिखेंगे? Those are activities are related only wealth is called economic activities, is called economic activities, ठीक है। या लिखेंगे economic activities are those activities are main motive earning to money, earning to profit. This type of activities is called economic activities. Like that, some examples of economic activities are doctor, teacher, farmers, etc. Is that clear? अब आगे चलेंगे अपन लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोस आर एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड टू मनी, नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट, इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? या क्या लिखेंगे? सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर डज नॉट मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, is called non-economic activities. Like that, love, emotion, friendship, etc. अब बताइए मीनिंग समझ में आई कि नहीं? ये परीक्षा में आ सकती है, इस साल ये आ सकता है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है और इनकी मीनिंग भी आ सकती है। और व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। या फिर नॉन एक्टिविटीज एग्जांपल विद, एक्सप्लेन विद। ऐसे कर भाई साहब, यहाँ से ये पर्सनली एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं? yes, पक्का? क्लियर? अगर इनके एग्जांपल बोले तो देखना, आप समझ जाना ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है और ऐसी कौन सी एक्टिविटी जहां पे पैसा नहीं लगता, जहां पर पैसा नहीं लगता, ठीक है। मित्रता में कोई पैसा नहीं लगता, एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है,
इसमें है रहता है। हम हमारी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, कितने रुपए का प्यार करते हैं, तो ये अपन बिल्कुल नहीं बता सकते, ये अपन को मालूम भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नॉन एक्टिविटीज में आपके क्या आएंगे? लव, इमोशन, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में डॉक्टर, टीचर, फार्मर, जो बदले में क्या लेंगे? पैसे लेंगे। इज दैट क्लियर? अब अगला चलते हैं अपन, दूसरा है इसका। देखो दो चीज पढ़ा दिया मैंने अभी डिफरेंस की, क्या क्या पढ़ा दिया? मीनिंग और क्या हो गया? एग्जांपल। अब तीसरी देख लो, स्कोप। अरे यार वैसे ही मालूम हो गया, नैरो और वाइडर, नैरो और वाइडर। पूरी दुनिया में अगर बात करूं तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं और हर लोग कुछ ऐसे पूरे वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया भर में आपको नॉन एक्टिविटीज के लोग मिलेंगे, ठीक है। पर वाइडर ये वाले जो लोग हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज वाले, ये आपको कम ही नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मिलेंगे ज्यादा, पर इसका जो एरिया है वो कैसा है? नैरो है। और इसका एरिया कैसा है? वाइडर है। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे अपन इसमें? क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज स्कोप इज नैरो एंड फिर इधर लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्कोप इज वाइडर। समझ गए? आप लोग लिखेंगे आर्थिक क्रिया का क्षेत्र सीमित होता है, अनार्थिक क्रिया का क्षेत्र विस्तृत होता है। इज दैट क्लियर? आप समझ गए? तो यहाँ पे देखेंगे लीगैलिटी। क्या देखेंगे आप? लीगैलिटी। अगला देखते हैं वैधानिक। तो वैधानिक कौन है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैधानिक है, मतलब आर्थिक क्रिया वैधानिक है, कानूनी है। अर्थात कहने का तात्पर्य इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया भी तो उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे लीगल काम होते हैं यार, लीगैलिटी है, ये पूरी टोटली लीगल है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर टोटली लीगल इन अ नेचर, ये लीगल नेचर की होती है, अर्थात यह वैधानिक होती है, जबकि यह वैधानिक नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? नॉन एक्टिविटीज या दीज आर नॉट ऑलवेज लीगल, ये हमेशा सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भावना दो प्रकार की हो सकती है, एक तो भावना गलत काम करने की और एक भावना अच्छा काम करने की। आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं, वो लीगल है, परंतु उसे अनलीगल बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब आप पैसा कमाना चाहते हैं और गैम्बलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये देखो भावना बदल गलत हो गई ना, तो भावना गलत हो गई जिसका मतलब ये अनलीगल हो गई। तो ये ऑलवेज दीज आर नॉट ऑलवेज लीगल, ये हमेशा सही नहीं होती, ये हमेशा वैधानिक नहीं होती, ठीक। परंतु हाँ बाजू वाली भैया ऑलवेज लीगल, ऑलवेज ये हमेशा लीगल रहेगी, हमेशा वैधानिक रहेगी। कितनी हो गई बॉस? 4 हो गई। अब 4 में से कोई 2 तुमको लिखने को आएगी और क्वेश्चन इसके 3 टाइप से आएंगे परीक्षा में। देख लीजिए कैसे आएंगे। सबसे पहले आएगी मीनिंग। सबसे पहले क्या आएगी? मीनिंग। आप मीनिंग लिख सकते हैं? यस सर। पक्का? कोई डाउट? डन। अच्छा, अगला आएगा फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, लक्षण। तो मैंने लिखा हूं 4 में से मीनिंग को छोड़ देना। अब बचे कितने? 3। आपको लिखना कितने? 2। लिख पाओगे कि नहीं? बेटा 2023 है, सुन रहे हो कि नहीं? 2023 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर अगला आएगा डिफरेंस। अरे यार डिफरेंस कितने हैं आपके पास? 4 में से कितने लिखने हैं? 2। लिख पाओगे कि नहीं? पक्का? चलिए अब अगला चलते हैं अपन। अगला टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या, पहले ये सुनो। 2022 के एग्जाम में 2 नंबर में ये आ चुकी है। संस्कार भाई मत लिखो, मैं कुछ दे दूंगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। पिछले बार लास्ट टाइम 2022 में एक क्वेश्चन आया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं या की विवेचना कीजिए, ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये 2022 में आया था। तो इसमें लिखना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखना है और इसके 3 भाग ऐसे करके बना देना है। और जो इन लोगों से डेफिनेशन नहीं भी बनती तो वो इनको 3 पॉइंट ही लिख के जाना, उसी में नंबर मिल जाएंगे आपको, अगर आया तो, परंतु आएगा नहीं। इज दैट क्लियर? हाँ ऐसा आ सकता है इस बार ऐसा आ सकता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। राइट डाउन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये आ सकता है भाई साहब। इज दैट क्लियर? तो आपको ये 3 टाइप बनाना, 1, 2 और 3। अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मीनिंग लिखिए और मीनिंग लिखने के बाद ऐसे करके 3 भाग में बांट के जाइए, बस मिल गए पूरे 2 में से 2।
दो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बताता हूं आपको। पहले उसकी 3 समस्या बताता हूं, 3 ही होती, इसके अलावा नहीं होती। एक होती है व्हाट डू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। इसको आपको रटना, ये 11वीं में भी था, 11वीं के इकोनॉमिक्स में भी था ये, ठीक है। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में और अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए या प्रोडक्शन किया जाए। ये 3 समस्याएं होती, ये आ सकता है इस बार। इसकी अगर मीनिंग आगे तुम लोग ऐसे लिखना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ईच इकोनॉमी हैज टू फेस सर्टेन बेसिक प्रॉब्लम्स, हर इकोनॉमी को, हर अर्थव्यवस्था को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फॉर विच इट हैज टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, और फिर इसके बारे में उन्हें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। यानी इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। These are called the central problems of economy। इस प्रकार की समस्या को ही क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ निश्चित या आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका सामना करते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अर्थव्यवस्था में लेना पड़ता है। इसे ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। या इतना भी समझ में नहीं आ रहा, तो अर्थव्यवस्था में कुछ मुख्य प्रकार की और कुछ आधारभूत प्रकार की समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इसे ही हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहेंगे। कोई डाउट? आप लोग कैसे लिखेंगे, मीनिंग, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड ईच इकोनॉमी हैज टू फेस सर्टेन बेसिक problems for which it has to take important decision. These are called the central problems of the economy. Is that clear? तो भाई ये यहाँ पे एक और दूसरा टॉपिक हो गया अपना खत्म। 2 समझ में आया आप लोग को? अब तीसरा चल रहा है अपन। सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना या सीमांत उत्पादन संभावना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बार ये भी 2023 ये आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा इसका, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, या फिर ऐसा आएगा सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। और तुम लोगों को आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, या फिर तुम्हें आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऐसे करके तुमको मीनिंग लिखने को आएगी, ठीक है। सबसे सरल मीनिंग अगर अपन देखें तो ये शिवलाल में 1 लाइन की मीनिंग दी है, इसमें से देख के लिख लेना आप लोग, और तुम लोग मेरे को बताना, मैं बना के दे दूंगा आपको सरल, पर मैंने जैसा बताया हूं वैसा भी देख लो, अगर समझ में आता है ठीक है, ठीक है। किसे कहेंगे अपन उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसका आशय। अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र का आशय होता है अर्थव्यवस्था में आर्थिक विश्लेषण का ये एक यंत्र होता है। उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना एक आर्थिक विश्लेषण का यंत्र होता है। आर्थिक विश्लेषण करता है, आर्थिक मतलब धन दौलत से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित। तो हम क्या कह सकते हैं, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र एक प्रकार का आर्थिक विश्लेषण यंत्र होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के अनेक बुनियादी विचारों और समस्याओं को समझाया जाता है या समझने में ये सहायक होता है। ये जो यंत्र है वह अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याओं और बुनियादी विचारों को समझने में सहायक होता है, उसे ही हम उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं।
फिर से समझ लो कैसे लिखोगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या लिखेंगे, कैसे मीनिंग लिखेंगे? उत्पादन संभावना वक्र आर्थिक विश्लेषण यंत्र होता है जिसके जो अर्थव्यवस्था के अनेक बुनियादी विचारों और समस्याओं को समझने में सहायक होता है। इस प्रकार के यंत्र को, इस प्रकार की डिवाइस को संभावना उत्पादन वक्र कहते हैं या सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। भाई 2023 से अच्छे समझना, मीनिंग आ सकती तुम जानो, मीनिंग आ सकता है, हल्के मत लेना उस पॉइंट को। सीधी आपकी एनसीईआरटी की बुक का टॉपिक है वो, और लास्ट टाइम में एनसीईआरटी की बुक से ही पेपर सेट हुआ था भाई इकोनॉमिक्स का, ताकि बच्चों ने पढ़ के ही नहीं गए थे उसको। सुन रहे हो कि नहीं? सबने दूसरी किताब से पढ़े थे, जबकि पेपर कहाँ से सेट हो गया? एनसीईआरटी की बुक से। ये 100% हाईलाइटेड पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है ये। बिल्कुल ऐसा ना क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिल जाएगा। क्या? उत्पादन संभावना वक्र। तो क्या लिखेंगे? उत्पादन संभावना वक्र एक प्रकार का आर्थिक विश्लेषण का यंत्र है जो अर्थव्यवस्था के अनेक बुनियादी विचारों और समस्याओं को समझने में सहायक होता है। इस यंत्र को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। भाई क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुई कि नहीं? अब इंग्लिश में चलते हैं अपन, ठीक है? तो सभी लोग इंग्लिश में समझेंगे अच्छे से, ठीक है? क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज अ डिवाइस ऑफ एनालिसिस या एनालिटिक इकोनॉमिक, अर्थात कहने का मतलब ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति से संबंधित। ए का मतलब एनालिटिकल या एनालिसिस, एनालिटिकल या एनालिसिस, और डी का मतलब डिवाइस या एक प्रकार का मैग्नेज्म, मैग्नेज्म का मतलब भी डिवाइस होता है, यंत्र, यंत्र, ठीक है? तो ये क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस है। क्या है ये? इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस। मेरे साथ बोलिए, आप पहले मेरे को बोलने दीजिए फिर तुम बोलिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व आल्सो नोन एज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है? इट इज एन इकोनॉमिकल एनालिसिस या एनालिटिकल डिवाइस। ये क्या है? एक प्रकार की इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस है। क्या है? तो अब आप क्या लिखेंगे? पीपीएस। पीपीएस बोले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, पीपीसी, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब क्या लिखेंगे आप लोग आंसर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ इकोनॉमिक एनालिटिकल डिवाइस। एक लाइन हो गई। यह एक आर्थिक विश्लेषण यंत्र होता है। अब क्या किया जाता है? विच, अब इसमें क्या किया जाता है? विच इज हेल्पफुल, जो सहायक होता है, विच इज हेल्पफुल, जो सहायक होता है। काय के लिए? काय के लिए सहायक होता है? इन grasping the various basic concepts and central problems of an economy. This type of device is called PPC. PPC बोले तो अच्छा, ग्रैस्पिंग का मतलब समझना, बुनियादी। ग्रैस्पिंग मतलब बुनियादी, बुनियादी, समझ रहे कि नहीं? ओके, बुनियादी। और वेरियस यानी अनेक प्रकार की, बेसिक यानी आधारभूत, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, सेंट्रल यानी केंद्रीय, प्रॉब्लम्स यानी समस्या, ऑफ एन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था की जो बहुत सारी समस्या और जो बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, जो बुनियादी अवधारणा होती है, अवधारणा मतलब विचार, अवधारणा मतलब विचार, कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। तो जो ग्रैस्पिंग द वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है, उसको बेहतरीन तरीके से ये जो इकोनॉमिक एनालिटिकल डिवाइस होती है एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस which is helpful in grasping the various basic concept and central problems of an economy. This type of device is called PPC। मतलब
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भाई अच्छे से करके जाना, इंपोर्टेंट है, पहले बता दे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये भयंकर इंपोर्टेंट है, ये हाईलाइट क्वेश्चन है जो बिल्कुल 2023 में आने की क्या है संभावना। मुझे ये बताइए पहले इसकी मीनिंग समझ में आई कि नहीं? अरे यार ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रास्पिंग समझना है आपको, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, बस इसी को एक्सप्लेन करता है, इसी को अंडरस्टैंड करता है, इसी को अंडरस्टूड कराता है। कौन? ये डिवाइस। उस डिवाइस का नाम क्या है? पीपीसी। पीपीसी कौन सी डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस है। तो क्या लिखेंगे अपन? पीपीसी इज अ इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइस विच इज, अब ये क्या करता है? अरे जो सहायक सिद्ध होता है, विच इज हेल्पफुल इन ग्रास्पिंग, ठीक है, ऑफ वेरियस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पीपीसी। इज दैट क्लियर? बन पाएगा कितनी जल्दी बोलो? हाँ सर। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा हूं मैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक ही एक लाइन में लिखना है, आपको कोई डीलिंग नहीं करना। पहली बात तो इधर देखो, सुनिएगा, पीपीसी बोले तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, या गिरती, बस बाएं से दाएं नीचे की, और ये बायां ये दायां, ऐसी गिरेगी, डाउनफॉल में गिरेगी, ऐसी गिरेगी, एक रेखा बनेगी और ये ऐसी गिरेगी, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर गिरती हुई आई, उठती हुई नहीं, गिरती हुई आई। मतलब कोई चीज नीचे गिरेगी और किसी चीज का तुम सैक्रिफाइस करोगे, किसी चीज को तुम सैक्रिफाइस करोगे। इज दैट क्लियर? अरे बहुत सिंपल यार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, मैं पीपीसी बोलूंगा, पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। एक दूसरा जो पीपीसी है, सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति न तो दर होती है, मतलब ये मूल बिंदु पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? मूल बिंदु पर। सीधी बात, नो बकवास, ओरिजिनल पॉइंट पे आती है, बात खत्म। कहां पे आती है? ओरिजिनल पॉइंट पे आती है, जहां के लिए वो गुजर रही है, उसी ओरिजिनल पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, रुक जाएगी, बात खत्म। नतोदर यानी जो ओरिजिनल पॉइंट है वहां पे आके पिना पहुंच जाएगी। इज दैट क्लियर? ये आपको सीधी बात कहूं तो आपको रटना है। सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर रहती है या होती है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू, अरे डाउनवर्ड याद रखना है, कहां? लेफ्ट टू राइट, बस हो गई, खत्म यार। स्लोपिंग यानी क्या? अरे गिरना बे, स्लोपिंग यानी गिरना, और डाउनवर्ड कहां की ओर? नीचे की ओर। अबे डाउनवर्ड मतलब कहां? नीचे की ओर। स्लोपिंग यानी गिरना, नीचे की ओर गिरना। तो सिंपल यार, इतना सा नहीं बन रहा तुम लोग से। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज क्या? स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। बस एक पॉइंट समझ में आया, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, वो क्या करती है? जनरली पीपीसी बोले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करती है? इज कॉनकेव टू द ओरिजिनल पॉइंट। ये कॉनकेव करती है कहां पर? ओरिजिनल पॉइंट में। सीधी बात, नो बकवास, ओरिजिनल पॉइंट पे कॉनकेव करेगी, बात होती है खत्म। अवतल कॉनकेव करेगी, ये कहां पर? कहां पे आ जाएगी गिर के? कहां पे आ जाएगी? जो मेन पॉइंट है वहां पर क्या करेगी? वो आ जाएगी, बस बात होती है खत्म। जनरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिनल पॉइंट। ये ओरिजिनल पॉइंट पे कॉनकेव करे, किसी को कोई डाउट? अब इसी के अपन देखते हैं एक्सेप्शंस और एब्जेक्शंस देखते हैं, दोनों सेम है, दोनों परीक्षा में आ गए, दोनों ये लिख देना, मैंने पूरा लिख दिया हूं। तुम्हें घर में कुछ नहीं बनाना, कापी जाके उतारना बस है, बस कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एब्जेक्शंस लिखेंगे। पहली अपवाद या मान्यता, पहला अपवाद या अपवाद आया तो अपवाद बोलना, मान्यता है तो मान्यता बोलना। तो क्या लिखोगे? उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता यह है कि यह समय अवधि अल्पकालीन है, मतलब इसकी समय अवधि अल्पकालीन है, इसकी समय अवधि अल्पकालीन, थोड़ी सी देर के लिए रहती फिर गायब हो जाती। आगे दूसरा क्या लिखोगे? उत्पादन की तकनीक स्थिति अपरिवर्तनीय है। इसमें उत्पादन की तकनीकी स्थिति बदलती नहीं, मतलब अपरिवर्तनीय है। कैसी है?
अपरिवर्तनीय है। तो क्या लिखोगे? उत्पादन की तकनीकी स्थिति। तकनीकी स्थिति मतलब टेक्निकल हैंड से जो उत्पादन करते हैं अपन वो। तो उत्पादन की तकनीकी स्थिति अपरिवर्तनीय है। किसी को कोई डाउट? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पूरा पूरा लिख दिया हूं, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तुम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे अपन? फर्स्ट एजेप्शंस या फिर एक्सेप्शन जो भी हो, फर्स्ट एजेप्शंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द पीरियड इज शॉर्ट पीरियड। मतलब इसका जो कर्व है, इसका जो टाइम है वो कैसा है? शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब इसका जो पीरियड है वो कैसा है? शॉर्ट पीरियड है। द पीरियड इज शॉर्ट पीरियड मतलब इसका समय अल्पकालीन है, इसका समय अल्पकालीन है, इसका समय शॉर्ट पीरियड है। द स्टेट यानी स्थिति रे, स्टेट यानी स्थिति होता है स्टेट का मतलब। तो द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंजेबल मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन की टेक्निकल स्टेट है, जो प्रोडक्शन की टेक्निकल स्टेट है वो अनचेंजेबल है मतलब वो चेंजेबल नहीं है मतलब वो अनचेंजेबल है। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे? अनचेंजेबल। तो ये हो गया आपका क्या, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एजेप्शंस या आपकी मान्यता है। ठीक, इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताइए कहाँ क्या समझ में नहीं आया? ठीक, जल्दी बताओ क्या समझ